हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और अभी 5 स्टेट्स में जो अभी स्टेट इलेक्शंस हुए हैं, उन स्टेट इलेक्शंस को लेकर एग्जिट पोल्स का अलग-अलग कुछ-कुछ कहना है। और यहाँ पर ट्रेडर्स के माइंड में भी एक छोटा-सा डाउट है कि ओवरऑल यहाँ पर बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी या फिर कोई दूसरी रीजनल पार्टी जीतेगी। और इसका इम्पैक्ट क्या होगा स्टॉक मार्केट पर, इन सब चीज़ों को कहीं न कहीं समझने का मन है। तो सबसे पहले मैं इसमें एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब भी कभी स्टेट इलेक्शंस हों, स्टेट इलेक्शंस का स्टॉक मार्केट पर डायरेक्ट कोई खास एज सच इम्पैक्ट नहीं होता, क्योंकि जो स्टेट्स की पॉलिसीज़ हैं, वो स्टेट्स को ध्यान में रखकर बनती हैं और उसका पूरी कंट्री पर कुछ खास इम्पैक्ट नहीं होता। अब यहाँ पर 2 बातें आती हैं, हमेशा किसी भी पार्टी को लेकर जब स्टेट इलेक्शंस हों, तो जो छोटी पार्टीज़ हैं, उनके लिए भी जीतना थोड़ा-सा आसान होता है और जो अपोज़िशन में हैं, उनके लिए भी जीतना थोड़ा-सा आसान होता है। लेकिन जब जनरल इलेक्शन होते हैं, उसका मेन इम्पैक्ट आता है कंट्री की ओवरऑल ग्रोथ पर, क्योंकि जब कंट्री की ओवरऑल ग्रोथ की बात है, तो वहाँ पर जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं, ओवरऑल इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए जो बेस बिल्डिंग जो प्रोसेस है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बातें होती हैं, डिफेंस को लेकर बातें होती हैं और फॉरेक्स रिज़र्व को भी लेकर बातें हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बाकी कंट्रीज़ के साथ, वो सारी बातें हैं, या फिर एक कॉरिडोर बनाने की बात है, जो इंडिया से स्टार्ट होगा और गल्फ कंट्रीज़ से होते हुए यूरोप तक जाएगा, जिसमें अमेरिका की भी यहाँ पर सिग्नेचर्स इन्वॉल्व्ड हैं, जो G20 का पार्ट था। तो ये सब चीज़ें जनरल इलेक्शंस की बात है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है। और जो आरबीआई भी यहाँ पर काम करता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ काम करता है, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के साथ काम नहीं करता। तो जो एनपीएस को लेकर पॉलिसीज़ वगैरह हैं, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से आती हैं विद द कंसल्टेशन ऑफ आरबीआई ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर स्टेट इलेक्शन से लेकिन एक बात का थोड़ा-सा आइडिया लगता है कि अगर लोगों के मन में नाराज़गी है, करंट में जो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे, तो वो इफ़ेक्ट यहाँ स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शंस के टाइम पर नज़र आना चाहिए। तो यहाँ पर इस बात को लेकर डर था कि कहीं न कहीं इन 5 इलेक्शंस में 2 सबसे बड़े स्टेट्स हैं, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। यहाँ पर अगर सीधी-सीधी हार होती है बीजेपी की, तो लोगों का गुस्सा कहीं न कहीं नज़र आता है। लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र आ रहा है क्या? एग्ज़िट पोल के अगर हम यहाँ पर नंबर्स देखें और अगर उनको थोड़ा-सा भी सही मानकर चलें, तो मैंने यहाँ पर जैसे राजस्थान इलेक्शन एग्ज़िट पोल करके यहाँ पर टाइप किया, न्यूज़ पर गए और न्यूज़ पर जाकर यहाँ देखते हैं एग्ज़िट पोल रिज़ल्ट्स लाइव अपडेट बीजेपी एज इन मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। ओके, तो ये यहाँ पर द इंडियन एक्सप्रेस के हिसाब से है और एग्जिट पोल रिजल्ट्स 2023 हाइलाइट्स बीजेपी विन इन मध्य प्रदेश, टाइट रेस इन छत्तीसगढ़। राजस्थान एग्जिट पोल्स यहाँ पर ये कांग्रेस को थोड़ा सा अच्छा करते हुए बताते हैं। एबीपी एग्जिट पोल रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग बीजेपी लाइकली टू हैव कंसिडरेबल एज ओवर कांग्रेस इन राजस्थान। और फिर एबीपी लाइव की यहाँ पर बात है 5 राज्यों का पोल ऑफ पोल्स, यानी कि जो 8 एग्जिट पोल्स थे, उनका यहाँ पर एक मिक्स करके दिखाया गया, उनका एवरेज निकाल कर दिखाया गया। तो उसके हिसाब से राजस्थान में मेजोरिटी के लिए 100 सीट्स चाहिए, बीजेपी को 102 मिलती हुई नजर आती हैं। मैं इसको अगर साइज को थोड़ा सा बड़ा करूं तो आपको बेटर थोड़ा सा नजर आएगा। और मध्य प्रदेश में 116 चाहिए, बीजेपी को 125 के आसपास नजर आती हैं। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ में 46 चाहिए, तो कांग्रेस यहाँ पर जीतती हुई नजर आती है। और तेलंगाना स्टेट में टोटल 60 सीट्स चाहिए और कांग्रेस को यहाँ पर 64 मिलती हुई नजर आती हैं एंड बीआरएस को 44, यहाँ पर बीजेपी हारती हुई नजर आती है। लेकिन जो मेन स्टेट्स हैं, उन मेन में से जो बिग साइज हैं, राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों में ही जीतती हुई नजर आती है। तो यहाँ पर इस जीत का मतलब क्या है? इस जीत का मतलब ये है कि जहां पर दूसरी पार्टीज के पास एक क्लियर फेस है, जैसे यहाँ पर अशोक जी की बात करें राजस्थान के केस में, या कमलनाथ जी की बात करें मध्य प्रदेश के केस में, तो वहां एक क्लियर फेस है कि ये यहाँ पर सीएम बनेंगे अगर कांग्रेस जीतती है। उस केस में भी अभी बीजेपी की ही जीत होती हुई एग्जिट पोल के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा क्लियर स्वीप नजर नहीं आता, लेकिन जीत होती हुई नजर आती है। या फिर अगर यहाँ पर जीत भी नहीं होती, तो एक कांटे की टक्कर की जो बात करते हैं, पर्टिकुलर इसी वर्ड्स को यूज किया जाता है, तो इक्वल सा थोड़ा सा नजर आता है। यानी कि यहाँ पर बीजेपी हारती हुई नहीं आती, इवन दो यहाँ पर सीएम के क्लियर फेस हैं। लेकिन जब हम जनरल इलेक्शंस की बात करेंगे, जो नेक्स्ट ईयर मार्च में ड्यू हैं, अब से ऑलमोस्ट 4 मंथ्स बाद, तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का फेस कौन सा है? क्या हमें नरेंद्र मोदी जी के अलावा दूसरा कोई भी फेस नजर आता है?
अभी फिलहाल प्राइम मिनिस्टर बनने के केस में अगर सपोज जो इंडिया ब्लॉक है, यानी कि INDIA, यानी कि ऑल अदर देन बीजेपी, बीजेपी को छोड़कर बाकी जितने भी हैं अगर वो सारे मिल जाएं तो उनमें से कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा? यहाँ पर नीतीश कुमार जी बनेंगे क्या? यहाँ पर ममता बनर्जी बनेंगी क्या? यहाँ पर राहुल गांधी बनेंगे क्या? या फिर जो अपने साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के जो स्टेट्स के जो रीजनल पार्टीज हैं उनमें से कोई बनेगा क्या? तो कोई भी क्लियर फेस नहीं नजर आता और उनमें भी यहाँ पर फूट पड़ती हुई नजर आती है। बहुत बार ये बात समझने को भी आती है। अरविंद केजरीवाल जी बनेंगे क्या? थोड़ा सा बहुत ही डाइसी है उनका, तो शायद वो कुछ टाइम बाद बेल की बात करने लगेंगे, ऐसा कुछ नजर आता है और उस चीज की शायद तैयारियां भी हैं। एनीवेज, तो यहाँ पर जनरल इलेक्शंस को लेकर कुछ भी क्लियर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही फेस नजर आता है, नरेंद्र मोदी जी। और जो लोगों का अगर थोड़ा बहुत गुस्सा होता भी है ना, तो जनरल इलेक्शन से पहले जो स्टेट इलेक्शंस हैं, अगर करंट गवर्नमेंट से वो नाखुश होते भी हैं, तो वो स्टेट इलेक्शंस में वो सारा गुस्सा निकल चुका होता है और उसके बाद में जब जनरल इलेक्शंस आते हैं, फिर जो क्लियर फेस होता है, सिर्फ उसी को देखकर यहाँ पर वोट दी जाती है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जब स्टेट इलेक्शंस होते हैं तो स्टेट इलेक्शंस के केस में न्यू पॉलिसीज को यहाँ पर बात की जाती है जो स्टेट के लोगों के हित में होती है। लेकिन जनरल इलेक्शंस के केस में इस तरह की बातें नहीं की जाती है कि हम इतना कुछ फ्री देंगे, यानी कि स्टेट इलेक्शंस के केस में ऐसा नहीं कहा जा सकता और ना ही कहा जाता है कि हम बस का किराया सभी लेडीज के लिए ऑल ओवर इंडिया फ्री कर देंगे, क्योंकि वो कर ही नहीं सकते। उसका रीजन बड़ा सिंपल सा है कि अगर यूपी रोडवेज ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जो यूपी का रोडवेज ट्रांसपोर्ट है, जो बसेस हैं, उसका कंट्रोल यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं है, उसका कंट्रोल यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। यूपी की जो इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम है, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी फ्री करने की बात करेंगे तो वो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं है, वो स्टेट के पास है वो पावर। तो जब पावर वहां स्टेट के पास है, तो इस तरह की जो ये लॉलीपॉप खिलाकर वोट मांगी जाती हैं, वो स्कीम्स जनरल इलेक्शंस के केस में अप्लाई नहीं होती। और जब जनरल इलेक्शंस के केस में इस तरह की कोई भी स्कीम अप्लाई नहीं होती, ना ही इस तरह की बातें की जाती है, ना इस तरह की गारंटी दी जाती है कि इतना कुछ माफ होगा और ये फ्री में होगा, वो फ्री में होगा, तो उस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ देश के बारे में जनरल वोटर्स भी वही देखते हैं कि चलो जितनी कुछ अपने फेवर की बातें करनी थी, वो सारी फेवर की बातें हमने स्टेट इलेक्शंस में कर ली, अपने कैंडिडेट से कर ली और शायद ये हमें फायदा होगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने अलग अलग, यानी कि जो बड़ी पार्टी नहीं है, जो सिर्फ रीजनल पार्टी है, उसको भी चुन लिया गया, वो अपना हित है। लेकिन जब यहाँ पर जनरल इलेक्शंस की बात होती है तो वहाँ देश के बारे में ज़्यादा बातें देखी जाती हैं, क्योंकि पर्सनल लेवल पर यहाँ पर कोई भी फायदा नहीं पहुँचाया जा सकता, ये बातें बिल्कुल साफ-साफ हैं। और जहाँ तक लार्ज स्केल पर बातें करें तो यहाँ बीजेपी ने भी काफ़ी चीज़ें अच्छी की, जैसे गैस सिलेंडर की बातें हैं, या फिर जो टॉयलेट्स हैं उनको बनाने की बातें हैं, या फिर जो पक्के मकान हैं, घर हैं, उनको देने की बातें हैं। और यहाँ पर फॉरेन पॉलिसीज़ की बातें हैं, एनपीए को खत्म करने की बातें हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ देखें तो वो भी इंडिया के, भारत के फ़ेवर में हैं, अच्छे से फ़ेवर में हैं। तो ये जो अभी का इवेंट है स्टेट इलेक्शंस का, यहाँ पर एक ही पॉजिटिव पॉइंट है और वो पॉजिटिव पॉइंट एक्चुअल में सारे ही ऑपरेटर्स को नजर आता है। वो ये है कि यहाँ पर बीजेपी बड़े तरीके से हारती हुई नजर नहीं आती एमपी में और राजस्थान में। यही यहाँ पर एक्चुअल में ट्रेडर्स के लिए प्लस पॉइंट है। यहाँ ट्रेडर्स को इस बात के सोचने की जरूरत नहीं है कि अगर बीजेपी हार गई इन दोनों स्टेट्स में तो ट्रेडर्स के लिए बेकार हो जाएगा। ट्रेडर्स को तो सिर्फ ये देखना है कि बुरी तरह से हारी तो नहीं। अगर यहाँ पर नहीं हारी, इट मीन्स एवरीथिंग इज ओके विद बीजेपी। जब हम यहाँ पर जनरल इलेक्शंस की बात करें, प्राइम मिनिस्टर को चुनने की बात करें, तो प्राइम मिनिस्टर को चुनने की बात में अगर स्टेट इलेक्शंस में बीजेपी ने बेकार नहीं किया, इट मीन्स प्राइम मिनिस्टर के चुनने के केस में जब जनरल इलेक्शन होंगे वहां पर अच्छा ही करेगी। और स्टॉक मार्केट को रीजनल गवर्नमेंट चुनने से कुछ खास एज सच फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब महाराष्ट्र में सरकार टूट के दूसरी सरकारें बनी थी तब कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। जब इससे पहले एमपी में दूसरी सरकार बनी थी, उसके बाद में वापस से बीजेपी आ गई तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पर जनरल इलेक्शन से ही फर्क पड़ता है और जनरल इलेक्शंस जब बीजेपी यहाँ पर नहीं हार रही है, इट मीन्स बीजेपी के फेवर में ही है, क्योंकि उनके पास एक क्लियर फेस है और बाकी जो अपोजिशन है, चाहे वो ग्रुप में हो या फिर इंडिविजुअल पार्टी के पास के रूप में हो, वहां कोई क्लियर फेस नहीं है। ये बात बिल्कुल साफ साफ है।
तो अब बात ये आती है कि तो ऐसे केस में क्या किया जाए? तो सिर्फ एक छोटा-सा इवेंट है। इवेंट ओवरऑल अपने फेवर में नज़र आता है। बीजेपी जीत गई तो अच्छी बात है और अगर हार भी गई तो बुरी तरह से हार नहीं है। तो जनरल इलेक्शन पर कोई फ़र्क नहीं है, यानी कि स्टॉक मार्केट में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। ऐसे में अपनी स्ट्रैटेजीज़ को फ़ॉलो करते जाओ, बिज़नेस को एनालाइज़ करते जाओ और सारी चीज़ें अच्छी करते जाओ। जैसे अभी फ़िलहाल कर्नाटका में आईटी की एक समिट हुई, उसमें नारायण मूर्ति जी भी आए और काफ़ी ग्रोथ की बातें की गई। अब वहाँ अगर हम स्टेट इलेक्शंस की बात करें तो वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है अभी। तो ग्रोथ की तो बातें फिर भी हो रही हैं। तो स्टेट लेवल पर अगर डिफरेंट पार्टीज़ सरकार बनाती हैं, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। यहाँ पर इंडिया लेवल पर पूरी कंट्री के लेवल पर अगर बीजेपी की सरकार आती है, वो आती हुई साफ-साफ नज़र आती है क्योंकि बुरी तरह से हार नहीं हो रही है। बहुत ये बातें बार-बार रिपीट हो गई हैं। एनीवेज़ बातें इसी तरह से होती हैं जब बैठते हैं और यहाँ पर चीज़ों को एनालाइज़ किया जाता है तो डिटेल में ऐसी ही बातें होती हैं। तो हमें यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी स्ट्रैटेजीज़ को फ़ॉलो करने की ज़रूरत है। कुछ भी यहाँ पर गलत होता हुआ नज़र नहीं आता है। यहाँ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है कि मॉर्निंग में स्टॉक मार्केट खुले, थोड़ा-सा ऊपर-नीचे नज़र आए, स्टॉक मार्केट 2-3% नीचे गिरती हुई नज़र आए, तो आप माल बेचकर निकल जाओ। टारगेट हिट हो तो निकलो, अदरवाइज़ अपनी स्ट्रैटेजीज़ के बेस पर बने रहो। कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं है, पॉज़िटिव इम्पैक्ट है। जितना भी इम्पैक्ट है पॉज़िटिव है क्योंकि बीजेपी की बड़ी हार नज़र नहीं आती। या तो जीतते हुए नज़र आते हैं या एट पार नज़र आता है और बस यही चाहिए था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ पर मैं अपना व्यू, अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ में शेयर करता रहूँगा और आप भी यहाँ पर चीज़ों को समझते रहो, समझने के बाद में अपनी कन्विक्शन बनाकर तभी ट्रेड लेना, मेरे कहने से यहाँ पर ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है और वो लेना भी नहीं चाहिए। मेरा पर्पज़ क्योंकि यहाँ पर सिखाना है, ना कि कोई टिप देना। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।